ध्यान में रखते हुए अब चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेंगे कि पिछली बार वीएसटीसी के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए थे उनका लेवल क्या था, यहां पे देखेंगे बेटा बच्चों, टेंशन लेने का विषय नहीं है क्योंकि आपके गुरुजी आपके साथ है लक्ष्य क्लासेस के अंतर्गत। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आपका ये आ जाता है बेटा, और वो क्वेश्चन है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है। जब बेटा अपन ये राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और उसके अंतर्गत बेटा जब मैं आपको पढ़ाता हूं क्या, अरावली पर्वतमाला पढ़ाता हूं यहां पे, जी सर, जब आप इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला पढ़ते हैं तो बेटा इसमें आप एक चीज देखते हैं, जी सर, यहां पे एक जिला है आपका जिसे आप कहते हैं जी राजसमंद, ओके सर। और भाई साहब यहां पे आपका एक जिला आता है जी जिसे कहते हैं आप उदयपुर, जी सर बिल्कुल। तो राजसमंद से उदयपुर के बीच में भाई साहब यहां पे आपका एक पठार पड़ता है मेरे भाइयों, और ये जो पठार है राजसमंद से उदयपुर के बीच में मेरे भाइयों इसे कहते हैं क्या, भौराट का पठार। क्या कहते हैं बेटा इसे, भौराट का पठार। अब राजसमंद के अंतर्गत ये कहां से शुरू होता है, तो राजसमंद में जगह का नाम रखेंगे कुंभलगढ़ और उदयपुर में जगह का नाम रखेंगे क्या, गोगुंदा। तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित जो पठार रहेगा बेटा उसे कहेंगे आप क्या, भौराट का पठार। एक तो ये 100% आपको याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है, और एक मेरे कहने से बेटा आप सभी बच्चे इस पठार को भी याद कर लेंगे मेरे भाइयों, जिसे आप कहेंगे लसाड़िया का पठार। जी सर, ये भी कई बार पूछा जाता है, बिल्कुल। तो लसाड़िया का पठार रहेगा बेटा आपका भैंसरोडगढ़ से, कहां से बेटा, भैंसरोडगढ़ से, और बिजौलिया के मध्य रहेगा आपका लसाड़िया का पठार, ठीक है सर। अब भैंसरोडगढ़ आपका कहां पड़ता है, तो बेटा ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, और बिजौलिया कहां पड़ता है, तो भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। इनके मध्य स्थित रहेगा लसाड़िया और इनके मध्य रहेगा भौराट। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या दिया, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, तो बताइए कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में आएगा भौराट का पठार। तो बेटा इसका राइट आंसर रहेगा क्या, सी। बिल्कुल मेरे भाइयों, जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं उनके लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बेटा बिल्कुल आप आंसर दें, नहीं आता है तो ध्यान से समझें, नहीं है क्या। चलिए अगला मेरे भाइयों जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन सा युग्म आपका गलत है। जी इसको भी पहचानेंगे, आइए, कि निम्न में से कौन सा युग्म है उसने कहा है भाई साहब क्या है, गलत है। तो सबसे पहले बीसलपुर जो बांध है टोंक के अंतर्गत है, बिल्कुल ठीक कहा है सर। और कौन सी नदी पे है मेरे भाइयों, तो ये बनास नदी पे, बिल्कुल ठीक बात कही है। या जाखम बांध दिया है इसने प्रतापगढ़ के अंतर्गत है, बिल्कुल ठीक है सर। और कौन सी नदी पे है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, जाखम नदी पे है सर। या राणा प्रताप सागर बांध दिया है जी चंबल नदी पे है, ये भी बात बिल्कुल सही है, चंबल नदी पर है, ठीक है सर। लेकिन माही बजाज जो सागर बांध है मेरे भाइयों ये कौन सी नदी पे है, माही नदी पे है। कौन सी नदी पे, माही नदी पे है। और माही बजाज सागर बांध बेटा कहां पे है, आपका बांसवाड़ा में है। जबकि भाई साहब यहां लिखा गया है क्या, डूंगरपुर लिखा गया है। तो माही बजाज सागर जो बांध की स्थिति आती है वो बांसवाड़ा में आती है, इसीलिए बेटा ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, बांसवाड़ा के अंतर्गत माही नदी पे बेटा जो ये माही बजाज सागर बांध है आपका, जी सर, ये जो बेटा माही बजाज सागर बांध है इसमें मेरे कहने से एक बात और आप ध्यान रख लेना बेटा, ये बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है बेटा। ये सभी बांधों में राजस्थान का क्या माना जाता है बेटा, सबसे लंबा बांध है, ओके सर। और इसीलिए बेटा इसकी लेंथ भी आप याद रखेंगे, और लेंथ रहेगी बेटा इसकी 3109 मीटर। कितनी रहेगी लाडलो, 3109 मीटर। तो बेटा उसने पूछा निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, तो बताइए माही बजाज सागर जो बांध है बेटा वो डूंगरपुर में नहीं, कहां पे है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। चलिए सर ओके, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं बेटा। ये देखो अंता पावर एक परियोजना जो आपकी पूछी गई है तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत की, अंता पावर परियोजना है, और यहां पे टाइप दे दिए बेटा किस पे आधारित है। तो मेरे भाइयों यहां पे एक बात सुनेंगे आप बेटा, जब अपन ऊर्जा खनिज पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है आपका प्राकृतिक गैस, जी सर, क्या आता है बेटा, प्राकृतिक गैस। और ध्यान देना प्राकृतिक गैस पे आधारित राजस्थान के जब मैं ऊर्जा संयंत्र देखने के लिए जाता हूं जो प्राकृतिक गैस पे आधारित हैं, तो बेटा उसमें मेरे भाइयों अगर मैं आपसे यह कहूं कि राज्य सरकार के कौन से हैं, उस प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा संयंत्र में राज्य सरकार के बेटा कौन से हैं, और बेटा आप ये ध्यान रखेंगे कि केंद्र सरकार के कौन से हैं। तो केंद्र सरकार का आपका प्राकृतिक गैस पे आधारित ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है अंताबारा में, ठीक है सर, केंद्र का।
और राज्य सरकार के आपके कहां लगे हुए हैं प्राकृतिक गैस पे? तो बेटा एक रामगढ़ आपका कहां पड़ता है? जैसलमेर में, ठीक है सर। एक लगा हुआ है मेरे भाइयों आपका कंबाइंड साइकिल, कौन सा बेटा? कंबाइंड साइकिल नाम से लगा हुआ है जी, और ये कंबाइंड साइकिल नाम से है बेटा धौलपुर में, ठीक है सर। और एक आपका है मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे झामर कोटड़ा, क्या कहेंगे बेटा? झामर कोटड़ा, और ये लगा हुआ है आपका उदयपुर में। तो बेटा राजस्थान के अंतर्गत ये सारे प्राकृतिक गैस पे आधारित संयंत्र हैं जो मैंने यहाँ पे आपको पूरे लिखा दिए हैं, क्लियर। और उनमें से एक ध्यान रखेंगे, लेकिन आप प्राकृतिक गैस पे केंद्र सरकार का एक ही है बेटा अंता, बाकी राज्य सरकार के 3 है, रामगढ़ जैसलमेर, कंबाइंड साइकिल धौलपुर और झामर कोटड़ा उदयपुर। ओके सर, तो बताइए अंता किस पे आधारित हुआ बेटा? प्राकृतिक गैस पे, तो ये गैस पे आधारित रहेगा, क्लियर है मेरे भाइयों? जी सर। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2011 की बेटा जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अब बेटा यहां पे किसकी बात की गई है? साक्षरता की, जी सर। और यहां पे पूछा गया है बेटा कि साक्षरता के अंतर्गत सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता। तो बेटा सर्वाधिक जो साक्षरता रहेगी आपकी वो कहां रहेगी? और फिर कह रहा है बेटा न्यूनतम साक्षरता। तो मैं तो यूं कहता हूं बेटा आपसे, आप रट्टा मत मारना बस। जी सर। तो बेटा देखो सर्वाधिक जो साक्षरता है वो हर बच्चे को पता है कि कहां पे है, कोटा के अंतर्गत है। और दूसरे नंबर पे ध्यान रखना बेटा कहां है, जयपुर के अंतर्गत है, ठीक है सर। तीसरे पे भी किसी को जाना है तो चले जाना बेटा, झुंझुनू के अंतर्गत है, ठीक है सर। चौथे पे भी किसी को जाना है तो चले जाना बेटा, कहां पे है, सीकर के अंतर्गत है। तो सर्वाधिक जो साक्षरता देखने को मिलती है राजस्थान में बेटा वो एक तो रहेगी कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। अब बात आती है न्यूनतम साक्षरता की। तो मैं तो यूं कहता हूं बेटा आप नहीं पढ़ोगे तो जेसीबी चलाओगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये बात बेटा प्रताप ने कही थी। तो भैया जे का मतलब न्यूनतम साक्षरता जालौर, सी का मतलब मेरा सिरोही से रहेगा, ये ध्यान रहे, और प्रताप का मतलब भैया मेरा प्रतापगढ़ से रहेगा, और बी का मतलब मेरे भाइयों मेरा बांसवाड़ा से रहेगा। अब यहां पे ये पूछा है कि आपकी उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो भाई साहब उच्चतम वाला तो है कोटा और निम्नतम वाला है जालौर, और फिर कह रहा हूं नहीं पढ़ोगे तो भाई साहब जेसीबी चलाओगे, ऐसा प्रताप कहता है जी। तो उच्चतम साक्षरता के लिए बेटा कौन सा जिला हो जाएगा? कोटा। अब हो सकता है बेटा उसने कोटा ऑप्शन में नहीं दिया होता तो फिर आप क्या आंसर करते? फिर सर हम जयपुर करते। यही वाली बात, बस सिर्फ यहां ये नहीं देखना है कि पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, बेटा ये भी ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस पैटर्न पे ही आधारित रहेंगे बेटा। तो यहां ये ध्यान रखना है। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं प्री बीएसटीसी की तो उसके लिए ये आपको कुछ चीजें यहां से मैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आप अपने पेपर में और बेस्ट कर सकें। तो यार ये तो भाई साहब आपके लिए बहुत अच्छी बात है, हम पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, 23 वाले का, 24 वाले का, 25 वाले का, नहीं है क्या? चलिए सर, तो भाई साहब जल्दी से शेयर कर दीजिए, और भी बच्चे अगर नहीं जुड़े हैं तो उनको भी बता दीजिए भाई साहब। अगला, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? अब देखो मैंने ये भी आपको बात बताई हुई है, अगर आपको नहीं मालूम तो देखो अभी बता देता हूं। ऐसे दक्षिण राजस्थान की तरफ से बेटा एक नदी बहती है जिसको आप कहते हैं माही नदी। बिल्कुल ठीक सर, अच्छे से सुनना बेटा, यहां आपको मैं बहुत अच्छे से जीरो से चीजें समझाऊंगा बेटा आपको। ये आपका दक्षिण राजस्थान है, ठीक है सर। इसमें मेरे पास 2 जिले हैं, एक बेटा आपका ये बांसवाड़ा है और एक मेरे पास इधर की तरफ मैंने डूंगरपुर लिया है। अब सुनना बेटा, और ये जो नदी है वो आपकी माही नदी है, जी सर, और ये आती है बेटा एमपी से और ये जाके गिर जाती है बेटा खंबात की खाड़ी में। ओके सर, अब यहां पे देखना बेटा मैं कहना क्या चाहता हूं। जी सर आप तो बताइए बेटा। बात ये है जब इस नदी का पानी बांसवाड़ा में पहुंचता है तो बेटा कई जल धाराओं में बट जाता है। बेटा यहाँ पे कई जल धाराओं में ऐसे बट जाता है इसका पानी, बांसवाड़ा के अंतर्गत इस नदी का पानी बेटा ऐसे करके कई जल धाराओं के अंतर्गत बट जाता है। फिर आगे चल के बेटा एक ही जल धारा बन जाती है, ठीक है सर। अब कई जल धाराओं में बट जाता है तो यहां बेटा इन जल धाराओं के बीच में या छोटे छोटे बांसवाड़ा में बेटा ये बहुत सारे द्वीप हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं इन द्वीपों की संख्या, इन द्वीपों की जो संख्या बताई जाती है वो लगभग ये बताई जाती है क्या, 100। इसीलिए बांसवाड़ा का अधिकांश भाग इसी पे बसा हुआ है, 100 द्वीपों पे। इसीलिए बेटा ध्यान रखेंगे
कभी भी आपसे पूछे कि 100 द्वीपों का शहर, तो भाई सब 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का क्षेत्र बेटा एक ही जिले को कहते हैं और वो जिला रहेगा क्या, बांसवाड़ा। तो ये जो कंडीशन उत्पन्न होती है भाई साहब माही नदी में, ये कौन से जिले में होती है बेटा, बांसवाड़ा। तो राइट आंसर रहेगा बेटा इसका बांसवाड़ा। ओके, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। रीजनिंग की भी आपकी क्लास होगी, आप बेफिक्र रहिए। इन पेपरों का अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग की भी आपकी क्लास शायद कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगी, आप उसके लिए बेटा बेफिक्र रहिए। चलिए, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल, उसने कहा है बेटा जल्दी कभी नहीं करनी इस प्रकार के क्वेश्चनों में, उसने कहा है नहीं है। तो निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है बेटा, तो यहां पे सुनेंगे बेटा सोनाड़ी जो है ये भेड़ की ही नस्ल है। ओके सर। पुंगल जो है ये भी भेड़ की नस्ल है, ठीक है सर। मगरा जो है ये भी एक भेड़ की नस्ल है, लेकिन जमुनापरी जो है ये बकरी की नस्ल है। किसकी है बेटा, बकरी की। इसलिए बेटा यार राइट आंसर रहेगा क्या, जमुनापरी। तो पशु संपदा से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाइयों। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगला ये रहा बेटा, गड़ीसर झील स्थित है। कौन सी झील के बारे में पूछा गया है मेरे भाइयों की गड़ीसर झील कहां पे है। तो ध्यान रखना, जब राजस्थान का आप मैप बनाते हो तो एक जिला लिखते हो मेरे भाइयों आप यहां पे पश्चिमी राजस्थान की तरफ, और ये जिला है आपका जैसलमेर, और जैसलमेर के अंतर्गत यहां पे एक झील जिसे आप कहते हैं मेरे भाइयों क्या, गड़ीसर झील। कौन सी झील है बेटा, गड़ीसर झील। तो ध्यान रखना गड़ीसर झील की जो स्थिति आती है बेटा वो कहां पे आती है, जैसलमेर के अंतर्गत आती है। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जैसलमेर रहेगा। ओके सर। अगला क्वेश्चन, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो बेटा राजस्थान के अंतर्गत जब आप जाओगे तो बेटा आपका एक जिला आता है सबसे पूर्व की तरफ। जी सर। और इधर बेटा सबसे पूर्व की तरफ जो जिला आता है आपका ये, इस जिले का नाम है मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे धौलपुर। कौन सा जिला है बेटा ये, धौलपुर। और धौलपुर के अंतर्गत कौन कौन से अभ्यारण्य रहेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूं बेटा। सुनना बेटा, राम को, जी सर, बेटा राम को वनवास दिलाया केकई ने। बात तो सही कह रहे हैं सर आप, राम को वनवास दिलाया बेटा केकई ने। अरे सर हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं। राम से मेरे भाइयों आपका राम सागर अभ्यारण्य, जी सर, धौलपुर के अंतर्गत है राम सागर अभ्यारण्य। और केकई ते है बेटा केसरबाग अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य। ओके सर। और बनवास से है बेटा वन विहार अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य। ओके। तो बेटा धौलपुर के अंतर्गत आपके कितने अभ्यारण्य रहेंगे, 3, जिनमें एक है रामसागर, एक है बेटा वन विहार और एक है केसरबाग। और उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है। तो भाई सब आंसर बेटा क्या होगा, धौलपुर होगा। बताइए बात यहां तक समझ में आ रही है। तो अभी तक तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन है, और वास्तव में इजी है। आप बीएसटीसी का पेपर है तो बीएसटीसी के हिसाब से ही तो बनाया जाएगा भाई, नहीं है क्या। हाँ बिल्कुल ठीक सर। तो अब चलते बेटा आगे, निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है। अब देखो उसने पूछा धात्विक खनिज है। अब देखो अगर यह क्वेश्चन दोबारा आया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस क्वेश्चन में से इस प्रकार की सारणी 1 मिनट में आपको चुटकी में याद कराऊंगा, कभी गलत नहीं होगा। चलिए तो भाई साहब सबसे पहले तो मैं यहां पे खनिज ले लेता हूं। चलो ले लिए सर, ओके। और फिर मैं खनिजों का वर्गीकरण कर देता हूं। जी सर बिल्कुल कर दीजिए। तो भाई साहब एक होते हैं आपके धात्विक खनिज। कौन से खनिज, धात्विक। और बेटा एक होते हैं जिन्हें आप कहते हैं अधात्विक खनिज, धात्विक और अधात्विक। फिर जो धात्विक खनिज होते हैं मेरे भाइयों, ये धात्विक खनिज पुनः 2 प्रकार के होते हैं बेटा, जिनमें एक को हम कहते हैं लोह धात्विक खनिज, ओके, और एक को बोलते हैं बेटा अलोह धात्विक खनिज। अब जब देखो इस प्रकार का कोई टेबल बनता है बेटा लाडलो बच्चों, तो बेटा उसमें एक बात ध्यान रखना कि एक टेबल आप कंप्लीट याद कर लो तो बचे कुछ दूसरी टेबल में चले जाएंगे, लेकिन जो आप टेबल याद कर रहे हो बेटा वो एक साइड पूरा कंप्लीट रूप में याद होना चाहिए। अब हम जो एक साइड याद करेंगे उसमें कौन कौन से आएंगे तो वो मैं बताऊंगा भाई साहब। अब सुनिए धात्विक खनिज में लोह में कौन से आते हैं, तो भाई साहब पहला बोलिए लोह अयस्क। क्या बोलिए, लोह अयस्क। ठीक है सर बोल दिया। तो पहला तो लोहे के नाम से हो गया लोह अयस्क। अब इसको अगर आप कठोर करेंगे तो इसमें मैग्नीज मिलाया जाता है, तो लोहे को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज।
अब मैग्नीज में बताइए जोर किस पे पड़ रहा है बोलते वक्त? नी। मैग्नीज तो नानल पे पड़ रहा है, तो ऐसा करो बेटा नानल को निकाल लो। अरे निकाल लो मतलब सर हम समझ गए, निकिल, बिल्कुल राइट। अब निकिल पढ़ते वक्त जोर पड़ेगा की पे, तो भैया का को फिर निकाल लो, तो भाई सब आ जाएगा कोबाल्ट। एक बार का को और निकाल लो तो आ जाएगा क्रोमियम। दोबारा से बताता हूं, धात्विक में लोह धात्विक खनिज कौन कौन से रहेंगे? पहला रहेगा लोह अयस्क, कठोर बनाएंगे तो उसमें मैग्नीज, नी पे जोर पड़ा तो निकिल, फिर का से दो कोबाल्ट और क्रोमियम। और इतना लोहा बनने के बाद 2 बार टांग के नीचे से निकाल देना बेटा लोहा। कितनी बार? 2 बार। चलो फर्स्ट बार निकाला तो टंगस्टन और दूसरी बार निकाला तो टाइटेनियम। गजब गुरुजी। तो भाई साहब ये वाले जो खनिज हैं वो तो लोह के हो गए, ठीक है सर। अब चलते हैं अलोह पे। अलोह में कौन कौन से रहेंगे? तो भाई साहब आपका सबसे महंगा धातु प्लेटिनियम, ओके, जिसे आप सफेद सोना कहते हैं, जिसे आप व्हाइट गोल्ड कहते हैं, ओके सर। इसके बाद सस्ता लेके आएंगे सोना, इसके बाद सस्ता लेके आएंगे चांदी, फिर एक खनिज तांबा, फिर जो 2 एक साथ निकलते हैं उन्हें कहते हैं सीसा और जस्ता। तो बेटा अलोय में रहेंगे सबसे महंगा प्लेटिनियम, फिर सस्ता सोना, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर एक साथ सीसा और जस्ता। ये सब हमने किस में रख दिए? एटीएम में। ए का मतलब होता है बेटा एल्युमिनियम, टी का मतलब होता है बेटा टिन, एम का मतलब होता है बेटा मैग्नीशियम। अब बताओ इन सबको हमने पार करने की कोशिश की तो पारा किस पे लेके गए? बॉक्सर मोटरसाइकिल पे लेके गए, तो बेटा बॉक्साइट। अब बताइए आपको अगर बेटा ये पूरी सारणी ऐसे याद है तो फिर यार क्या दिक्कत है बताओ। अब उसने क्वेश्चन किया हमसे कि कौन सा धात्विक खनिज है, तो धात्विक का मतलब इनमें से कौन सा है। तो बताइए यहां पे जब अपन चलेंगे तो यहां पे बताइए मेरे भाइयों जिप्सम इसने दिया है, तो बताइए अपन ने लोह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, टाइटेनियम, प्लेटिनियम, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, एल्युमिनियम, टिन, मैग्नीशियम, पारा और बॉक्साइट। यहां तो जिप्सम नहीं है। फिर क्या दिया? अब्रक। मैंने कहीं पे भी अब्रक नहीं लिखा। लाइमस्टोन मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा, लेकिन जैसे ही इसने मैग्नीज लिखा तो देखो ये रहा मैग्नीज, ये रहा मैग्नीज। तो बेटा अगर ये सारणी आप याद कर लेते हो तो बेटा इस प्रकार का क्वेश्चन आपका इजी गोइंग आपका हल हो सकता है, नहीं है क्या? तो बेटा ये जरूर याद रखना ये वाली सारणी भी, ठीक है सर। अब चलते हैं आगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में बेटा जनसंख्या घनत्व क्या कह रहा है? न्यूनतम है। तो भाई साहब जब जनसंख्या घनत्व की बात आ जाए बेटा, जब जनसंख्या घनत्व की बात आ जाए तो एक बात ध्यान रखना राजस्थान के संदर्भ में, जी सर, कि सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व है वो आपका कहां पे है? तो बेटा जयपुर के अंतर्गत है। कहां पे है? जयपुर के अंतर्गत है, ठीक है सर। जयपुर के बाद कहां पे है? तो ध्यान रखना जयपुर के बाद मेरे भाइयों भरतपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की जब मैं बात करूंगा तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बेटा आपका जैसलमेर के अंतर्गत आता है, ठीक है सर। इसके बाद मेरे भाइयों आपका बीकानेर के अंतर्गत आता है। तो भाई साहब जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो ध्यान रखना भाई साहब सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां रहेगा? जैसलमेर में। और सर्वाधिक कहां रहेगा? जयपुर के अंतर्गत। न्यूनतम में कहां पे बता रहा हूं आपके लिए? जैसलमेर के अंतर्गत रहेगा। बोलो बात क्लियर है? सर एकदम क्लियर है। चलिए अगली बात यहां पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाइयों, जो राजस्थान प्रीवियस टीसी की परीक्षा जो आप दे रहे हैं बेटा उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज में लेके आया हूं। राजस्थान जो प्रीवीएस टीसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा बीएसटी का बेटा जो आपका वीएसटीसी का जो पूरा की पूरा सिलेबस है ये गाइड बुक आपका पूरा कंप्लीट करती है मेरे भाइयों। तो भाई साहब इससे अच्छी गाइड बुक मेरे को नहीं लगता पूरे मार्केट में होनी चाहिए वीएसटीसी से संबंधित। तो भाई साहब संपूर्ण स्टडी गाइड है। तो भाई साहब जो भी प्रीवीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको शिक्षक बनने का सपना जिन्होंने सजाए हुए हैं, वो भाई साहब देरी ना करें, अपने नजदीकी बुक स्टोर से जाके इसे परचेज करें या भाई साहब लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं और अपना भी नाम शिक्षक बनकर पूरे की समाज के अंतर्गत रोशन कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों देरी किस बात की, जब लक्ष्य परिवार आपके साथ है। ओके चलिए, तो भाई साहब अगली बात ये लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सर लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है बेटा वो ये है, अपन पढ़ते हैं बेटा नाग पहाड़ी, बिल्कुल पढ़ते हैं सर।
या तो नाग पहाड़ी कहेगा एग्जामिनर बेटा, या ध्यान रखना बेटा सर्पिला कार पहाड़ी। तो नाग पहाड़ी या सर्पिला कार पहाड़ी जो बेटा आपकी कहां पे पड़ती हैं, अजमेर। यहां से निकलने वाली नदी को बेटा हम क्या कहते हैं सर, लूनी नदी कहते हैं। और ये लूनी नदी बेटा इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए मेरे भाइयों आगे चल के ये लूनी नदी जहां पे गिरती है बेटा वो संगम करती है, ये भी ध्यान रख लेना, कच्छ के रण में। कहां संगम करती है बेटा, कच्छ के रण में। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कहां हो जाएगा वो भी आपको बता देता हूं बेटा, इसका प्रवाह क्षेत्र रहेगा अजमेर के अंतर्गत, ठीक है सर। इसका प्रवाह क्षेत्र नागौर के अंतर्गत रहेगा, फिर ब्यावर में जाएगी बेटा, फिर पाली के अंतर्गत जाएगी, फिर अपन चलेंगे तो जोधपुर के अंतर्गत जाएगी बेटा, फिर इसके अलावा मेरे भाइयों बालोतरा के अंतर्गत जाएगी, फिर बेटा बाड़मेर पहुंचता है इसका पानी, फिर जालौर पहुंचता है और गुजरात होते हुए पहुंच जाता है कहां, कच्छ के रण में। तो उद्गम रहेगा बेटा नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है ये वाली नदी। बोलो क्लियर, क्लियर सर। अगला क्वेश्चन बेटा, राजस्थान में मावट का संबंध है, तो बेटा मावट क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे बेटा सबसे पहले तो मावट का मीनिंग होता है बेटा शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। तो बेटा मावट का मीनिंग क्या बताएगा हर एक बच्चा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। दूसरी बात कहां से आई, कहां से आती है, तो ध्यान रखेंगे बेटा ये मावट कहां से आती है, तो बेटा ये आती है भूमध्य सागर से। भाई साहब भूमध्य सागर से मावट किसके द्वारा आती है, तो भाई साहब भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करके जिन पवनों के द्वारा आती है उनको अपन कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ओके सर। और भाई साहब ये आपका सर्वाधिक फायदा किसको करती है सर, तो भाई साहब ये सर्वाधिक फायदा करती है गेहूं की फसल को। किसको करती है, गेहूं की फसल को। और सर इसका कोई उपनाम है क्या, बिल्कुल सर, मावट गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा करती है, इसीलिए बेटा इसे ध्यान रखना, इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गोल्डन ड्रॉप्स। इस वर्षा का राजस्थान में योगदान कितना है बेटा, तो ये भी ध्यान रखेंगे मावट का जो राजस्थान में योगदान आता है ना बेटा, जो मावट का योगदान आता है वो कितना प्रतिशत है राजस्थान में, 10% है। तो भाई साहब ये आप मावट ध्यान रख लेंगे। अब क्या पूछा है हम देखते हैं, राजस्थान में मावट का संबंध है, तो क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, नहीं, ये तो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित मानसून होता है। क्या प्रत्यावर्ती मानसून से है, बिल्कुल नहीं सर। लेकिन उत्तर पूर्व मानसून से, बिल्कुल नहीं। तो देखो ये आ गया बेटा, है ना, आ गया ना आंसर, बिल्कुल आ गया सर। किससे संबंधित रहेगा, पश्चिमी विक्षोभों से संबंधित रहेगा। बोलो बात क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं बेटा, आइए अगला क्वेश्चन जो आपके लिए रहेगा वो ये कि राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नांकित नदी शामिल है। अब ध्यान देना बेटा अच्छे से, है ना, एक ही बार में याद कराता हूं आपके लिए। बेटा एक नदी है आपकी जिसको आप कहते हैं बनास। जी सर, ये आपकी एक मेन नदी बेटा जिसे मैं मान लेता हूं बनास। ठीक है गुरुजी, ये आपकी एक मेन नदी बेटा, इन त्रिवेणियों को याद कर जाना, आप जरूर याद कर जाना, बनास नदी। ठीक है सर। अब देखो बेटा आगे मैं क्या बताता हूं, इस बनास नदी में इधर दाईं ओर से आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है बेड़च। ठीक है सर। और फिर एक और इधर से आके मिलती है बेटा जिसका नाम है मेनाल। ठीक है सर। तो एक तो त्रिवेणी यहां बनता है, और वो जो त्रिवेणी बनता है वो स्थान है बींगोद, और बींगोद पड़ता है भील बाड़ा में। तो ये बनास नदी का एक तो त्रिवेणी यहां बनता है बनास, बेड़च और मेनाल से। ठीक है सर। फिर आगे चल के एक नदी आती है इधर से ये जिसे आप कहेंगे खारी, और एक आती है जिसे आप कहेंगे डाई। तो एक नदी तो हो गई आपकी खारी और एक हो गई बेटा डाई। और ये जो त्रिवेणी संगम बनता है मेरे भाइयों ये बनता है आपके टोंक में, और टोंक का वो स्थान है बेटा ध्यान रखना राजमहल। ठीक है सर। फिर एक ये बनास हो गई, फिर एक नदी यहां मिलती है आपकी जिसे आप कहते हैं चंबल, और एक एमपी से इधर से आती है जिसे आप कहते हैं सीप। तो बेटा ये सीप और ये चंबल, और फिर ये बनास का पानी इसके साथ मिलके चंबल के साथ आगे की ओर निकल जाता है। तो एक त्रिवेणी आपका यहां बनता है जो जिला है सवाई माधोपुर, और भाई साहब स्थान रहेगा रामेश्वरम। तो बेटा ये तीन त्रिवेणी आप अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रख लेना, क्या दिक्कत है। जी सर। अब यहां कौन सा पूछा गया है, राजमहल वाला पूछा गया है। तो देखो राजमहल वाला ये रहा। अब राजमहल वाले में कितनी नदी आएंगी, एक तो ये खुद कौन बनास, ये आ रही बेटा बनास नदी, बिल्कुल ठीक है सर। और एक कौन हो गई खारी, और एक कौन हो गई डाई। अब उसने पूछा त्रिवेणी संगम में शामिल है, नहीं है, तो बनास तो है, डाई भी है और खारी भी है। देख लो आप, बनास, डाई और खारी। भाई साहब बेड़च तो नहीं है, बेड़च तो इस वाले त्रिवेणी में सहायक है, देखो ये रही, नहीं है क्या। तो इस प्रकार के भी बेटा क्वेश्चन रहेंगे आपके। देखो अपवा तंत्र से कितना शानदार क्वेश्चन आपके लिए पुटअप किया है इन्होंने, नहीं है।
जी सर। अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, नक्की झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। बेटा हम बात करते कौन सी झील के बारे में, नक्की झील के बारे में, ठीक है। तो बेटा नक्की झील के बारे में देखो 2-3 प्रकार के कथन मिलते हैं भाई साहब। सर कैसे कैसे कथन मिलते हैं, तो भाई साहब एक तो ये भी मिलता है नक्की झील के बारे में कि ये एक क्रेटर झील है। ये कैसी झील है, क्रेटर झील। और क्रेटर झील उसे कहते हैं भाई साहब जो ज्वालामुखी लावे से निर्मित होती है, जो ज्वालामुखी लावे उद्गार से बनती है उसे क्रेटर कहते हैं। एक तो ये मिलता है। दूसरा नक्की झील के बारे में यह भी मिलता है कि भाई साहब ऐसे नहीं, ये तो देवताओं के नाखूनों से खोदकर बनी है। तो ये देवताओं ने अपने देवताओं के नाखूनों से खोदकर इसे झील को बनाया गया है भाई साहब, एक ये भी मिलता है। और एक भाई साहब ये भी कथन मिलता है कि ये मानव निर्मित झील है, ये मानव निर्मित झील है। तो भाई साहब नक्की झील के बारे में ये कुछ चीजें आपकी मिलती हैं। दूसरी बात नक्की झील के बारे में एक ये भी ध्यान रखेंगे कि भाई साहब क्या सर कि इसमें महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा इस झील में विसर्जित किया गया था। तो भाई साहब ये भी बात ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी की कुछ अस्थियों का विसर्जन यहां पे भी हुआ है, बिल्कुल सही बात है ये। और भाई साहब इसके अलावा पुष्कर झील में भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है सर, बिल्कुल राइट बात है। तो यहां आपके महात्मा गांधी, तो भाई साहब ये भी ध्यान रखेंगे आप, महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन, जब महात्मा गांधी की अपन बेटा अस्थियों का विसर्जन की बात करते हैं, जी सर अस्थियों का विसर्जन, तो बेटा महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन बेटा 2 जगह हुआ है, ध्यान रखना। एक तो बेटा यहां पे भी हुआ है नक्की झील में, जी सर, और भाई साहब एक आपकी पुष्कर झील में। कौन सी झील में बेटा, पुष्कर झील में। तो ये इसका मतलब ये अगर इसने ये कहा है कि ये मानव निर्मित झील है तो ये भी बात ठीक है, क्योंकि उन 3 कथनों में से एक कथन तो मिलता ही है। और महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा इस झील में विसर्जित हुआ है तो ये भी बात ठीक है। तो इसका मतलब 1 व 2 ये दोनों कथन मेरे भाइयों क्या रहेंगे, इसके सही रहेंगे, क्योंकि उसने भाई साहब सही विकल्प का हमसे चुनाव करवाया था। बोलो बात क्लियर, क्लियर भाई साहब लाड लो। अगली बात, तालाब ए शाही झील निम्नलिखित में से किस स्थान पे है। तो बेटा जो आप झील देख रहे हो जिसको बोला गया है बेटा तालाब ए शाही, और बेटा ये जो आपकी झील है जिसे आप कहते हैं बेटा क्या, तालाब ए शाही झील। तो बेटा ये ध्यान रखना ये झील आपको मिलती है जी धौलपुर के अंतर्गत। कहां पे मिलती है बेटा, धौलपुर के अंतर्गत मिलती है मेरे भाइयों तालाब ए शाही झील। तो बेटा ये आपके धौलपुर में रहेगी। और भी बात बताऊं बेटा, तो ये एक बेटा ध्यान रखना कैसे पानी की झील है, ये बेटा एक मीठे पानी की झील है। कौन सी बेटा, तालाब ए शाही झील। तो बेटा इसकी स्थिति जो मिलती है वो कहां पे रहेगी बेटा, आपके धौलपुर के अंतर्गत रहेगी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, गौड़वाड़ सर्किट में शामिल क्षेत्र हैं। तो देखो बेटा आपको अगर याद हो ये वाली चीज तो मैंने नदी में पढ़ाया है। आपको क्या पढ़ाया है सर, मैं याद कराता हूं फिर वहीं पे चलते हैं कि लूनी नदी के मेरे भाइयों नदी बेसिन को, लूनी नदी के नदी बेसिन को मेरे भाइयों बताइए क्या कहते हैं, गौड़वाड़ कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं गौड़वाड़। अब देखो लूनी नदी का अगर नदी बेसिन भी याद है और आपको गौड़वाड़ याद है तो काम बन जाएगा। उदयपुर में तो लूनी जाती नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता। बात तो सही कह रहे हैं सर, रणथंभौर में जाती नहीं है लूनी। अब यह अजमेर, पुष्कर और नागौर के अंतर्गत तो बहती है लेकिन वहां बेसिन नहीं बनता है लूनी का। लूनी का बेसिन बनना शुरू होता है पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर। तो ये नहीं हो सकता। तो बचा क्या आपके पास, ये माउंट आबू, रड़कपुर और जालौर वाला जो एरिया है बेटा ये आपका गौड़वाड़ सर्किट में आता है, क्योंकि गौड़वाड़ जो सर्किट है बेटा उसमें लूनी, जी सर ये तो आपकी लूनी, और बेटा ये आपकी एक नदी जबाई, लूनी और जबाई नदी का जो बेटा ये नदी बेसिन आता है इसे कहते हैं बेटा क्या, गौड़वाड़ सर्किट। क्या कहते हैं बेटा, गौड़वाड़ सर्किट। और गौड़वाड़ सर्किट में ये जिले ध्यान रखना, एक तो आपका सिरोही, जी सर, और एक आपका रड़कपुर के जैन मंदिर ये पाली वाला हिस्सा आ जाता है, और बेटा एक आपका जालौर। तो ये जो जिले देख रहे हैं आप, जालौर रहा, सिरोही रहा और पाली रहा, ये आते हैं बेटा गौड़वाड़ सर्किट के अंतर्गत। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई बेटा आपके। चलिए तो भाई साहब ये तो आपका गौड़वाड़ सर्किट रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, राजस्थान सरकार द्वारा बेटा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। तो ध्यान रखना भाई साहब जो आपके राजस्थान में पर्यटन उद्योग, इस पर्यटन उद्योग को बेटा उद्योग का दर्जा कभी भी पूछे आपसे कि पर्यटन को बेटा उद्योग का दर्जा कब दिया गया,
तो ये 2-3 बातें याद रखना। 4 मार्च 1989 को दिया गया। कब दिया गया बेटा? 4 मार्च 1989 को दिया गया। कौन सी समिति के आधार पे दिया गया? तो बेटा ये भी ध्यान रख लेना लालाओ आप लोग, मोहम्मद यूनुस खान समिति के आधार पे दिया गया। ये 2 चीजें आप मेरे कहने से जरूर ध्यान रखना कि 4 मार्च 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया और मोहम्मद यूनुस खान समिति के आधार पे दिया गया। और एक बात बेटा, पर्यटन उद्योग को या पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पर्यटन को बेटा उद्योग का दर्जा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला मेरे भाइयों राजस्थान बेटा ध्यान रखना भारत का प्रथम राज्य है। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का क्या माना जाता है बेटा? प्रथम राज्य माना जाता है। तो मैंने कहा 4 मार्च 1989, तो 1985, 1989, 90 और 95 तो देखो ये रहा मार्च 1989। ओके सर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। शाही ट्रेन जिसे आप हेरिटेज ऑन व्हील्स कहते हैं बेटा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना बेटा, हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी भाई साहब, हेरिटेज ऑन व्हील्स भाई साहब, इसकी जो शुरुआत अपने राजस्थान में की गई वो बेटा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और ये शुरुआत हुई बेटा आपकी 2006 के अंतर्गत। ओके, चलिए सर अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, मतलब इसे शॉर्ट में कहते हैं मेरे भाइयों हृदय योजना। कौन सी योजना? हृदय योजना। और भाई साहब ये जो हृदय योजना है ना, ये अपनी नहीं है जी, ये केंद्र सरकार की है। किसकी है? केंद्र सरकार की है। और इस योजना में राजस्थान का प्रमुख जो तीर्थ स्थल एक शामिल किया गया, तीर्थ स्थल के रूप में एक जिला शामिल है, वो केवल एक ही है और वो है बेटा आपका कौन? अजमेर। ध्यान रखना हृदय योजना के अंतर्गत केवल हमारा एक ही जिला शामिल है। तो भाई साहब कल को ये भी आ जाए, एक बात और ध्यान रख लेना, प्रसाद योजना। कौन सी? प्रसाद योजना। ये भी केंद्र की और इसमें भी शामिल राजस्थान का एकमात्र जिला है कौन? अजमेर। तो भाई साहब यहां पर राइट आंसर रहेगा बेटा क्या? अजमेर। बोलो बात बनी? जी सर बिल्कुल बनी। अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया? तो भाई साहब अपना जो सीमेंट कारखाना है भाई साहब, सीमेंट का कल को पूछे भाई साहब प्रथम कारखाना भाई साहब कब लगा था? तो ध्यान रखना भाई साहब 1915 में लगा था। भाई साहब स्थान का नाम क्या है? कहां लगा था? तो भाई साहब ध्यान रखना लाखेरी में लगा था। लाखेरी भाई साहब किस आपके जिले के अंतर्गत लगा? लाखेरी किस जिले के अंतर्गत लगा? तो ध्यान रखना भाई साहब बूंदी के अंतर्गत लगा। और भाई साहब किस नाम से लगा? तो भाई साहब ये लगा एसीसी के नाम से। इसका मतलब एसोसिएट मेरे भाइयों सीमेंट कंपनी। किस नाम से लगा? एसोसिएट सीमेंट कंपनी। और लगाने वाला व्यक्ति जो रहेगा उसे अपन कहेंगे संस्थापक। तो बेटा किसने लगवाया? तो उस व्यक्ति का नाम है मेरे भाइयों क्लिक निक्सन। बेटा क्या है? क्लिक निक्सन। तो अपने सीमेंट का प्रथम कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी के अंतर्गत लगा बेटा एसीसी नाम से, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, जो कहां पे लगा? लाखेरी बूंदी के अंतर्गत। बिल्कुल बेटा 17 से बेटा इसका उत्पादन शुरू हुआ था, लगा 15 में था, है ना बेटा? 17 से इसका उत्पादन शुरू हुआ था, ये ध्यान रखेंगे आप। जी सर। तो बेटा यहां राइट आंसर हो जाएगा लाखेरी। ओके। अच्छा एक बात यहां पे और ध्यान रख लेना आप लोग, अगर यही बात अगर इसने पूछी होती कि सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना, तो बेटा ये भी ध्यान रखेंगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आप। सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना, जी सर, तो ये लगा गौटन नागौर। कब लगा बेटा? गौटन नागौर। और कब लगा? ये 1984 में लगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे, काली सीमेंट के साथ साथ बेटा ये सफेद सीमेंट का भी एक कारखाना याद रखेंगे, ठीक है? कि प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पे लगा था? तो बेटा गौटन नागौर में लगा था 1984 में। ओके सर, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। उससे पहले मेरे भाइयों यहां पे आपके बीएसटीसी के लिए जिस प्रकार के आप क्वेश्चन अभी कर रहे हो, उसी प्रकार के क्वेश्चनों के लिए भाई साहब हमारी बुक आपके सामने जारी है। भाई साहब बीएसटीसी के लिए 6666 मेरे भाइयों, जो आपके बीएसटीसी के पेपर को एक ही बार में क्रैक कर देगी। मैं सच कह रहा हूं,
इसमें हम सब लोगों की मेहनत डली हुई है मेरे भाइयों, किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। और भाई साहब ये बीएसटीसी के लिए इसमें कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि ब्रह्मास्त्र साबित होगी, ऑल इन वन भाई साहब। ये पूरी की पूरे बीएसटीसी के सारे मेरे भाइयों जिस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे वो इसमें डाले हमने। और इंपॉर्टेंट बात ये कि टॉपिक वाइज डले हुए हैं भाई साहब, टॉपिक वाइज। और ऑफर हमने केवल इस बुक का रखा गया है 299 रुपए भाई साहब। नजदीकी बुक स्टोर से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं और हमारे लक्ष्य एप्लीकेशन से भी आप इसे ले सकते हैं मेरे भाइयों। तो अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए, और ध्यान रहे बुक लेते वक्त एक बार ये अपना लोगो जरूर देख लेना बेटा, अक्षांश पब्लिकेशन का, नहीं तो बहुत सारी बुकें चल रही हैं, हमारी मेहनत तो सिर्फ इसके अंतर्गत है। ओके डन। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार, किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? तो बेटा जब साक्षरता की बात आती है राजस्थान की, और राजस्थान में जब साक्षरता की बात आती है तो बेटा ये दो आप डाटा याद रख ही लेना बेटा है। एक तो बेटा पुरुष साक्षरता, ठीक है सर, पुरुष साक्षरता, और बेटा एक महिला साक्षरता। राजस्थान में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, ठीक है सर। तो बेटा पुरुष साक्षरता तो है आपका कितना? 79.7% है, ठीक है सर। और महिला साक्षरता की जब बात करता हूं तो यह आता है 52.1%। तो पुरुष साक्षरता तो भाई साहब आपका 79.7% आता है, और महिला साक्षरता आता है जी आपका 52.1%। और यहां पे ये रहा 52.1 की जगह 52.12%, तो वो राउंड फिगर में आप एक भी लिख सकते हैं। तो भाई साहब जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? तो ध्यान रखना 52.1%, और पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो 79.2%। ओके सर। अगला क्वेश्चन मेरे भाइयों आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो बेटा बाजरा, जैसे यहां पे कुछ फसल मैं लिख रहा हूं बेटा आपके लिए, जैसे बाजरा हुआ, सरसों हुआ, बिल्कुल भाई साहब, इसके अलावा सौंफ हुआ, जी सर, इसके अलावा भाई साहब धनिया हुआ। ये कुछ इस प्रकार की फसलें हैं बेटा जिनमें आपका राजस्थान बेटा कौन सा स्थान रखता है मेरे भाइयों? पूरे ऑल ओवर भारत में बेटा प्रथम स्थान रखता है। तो राइट आंसर रहेगा क्या? फर्स्ट। ओके सर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? बेटा देखो हमारे राजस्थान की जो टोटल पब्लिक है उसका मैं अगर ये कहूं कि कृषि कार्य में संलग्न, अगर मैं ये कहूं कि कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या, तो हमारे राजस्थान की बेटा हमेशा ध्यान रखना आप कि लगभग बेटा 50% से ज्यादा, मतलब 62% जो पब्लिक है वो कृषि कार्य में संलग्न है। और यहाँ 62% वाला जो डाटा है वो ये रहा, भारत की लगभग 52% पब्लिक आपकी कृषि कार्य में संलग्न है, लेकिन राजस्थान का 50% से भी ज्यादा आपका जो मानव है बेटा वो कृषि कार्य में संलग्न रहेगा। कितना? 62%। बिल्कुल 62, बिल्कुल राइट बेटा। सभी बहुत अच्छे जवाब आप दे रहे, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा आपको पढ़ाकर, सच बताऊं तो सच में। चलिए नहीं बेटा ए नहीं बेटा, सर क्लास कितने बजे शुरू होती है? अरे बेटा डेली तो होती है, 9 बजे क्लास शुरू होती है यार। राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन में बेटा 56 का मैदान स्थित है? तो बेटा जब आप माही नदी बनाते हो बेटा, ऐसे जब माही नदी बनाते हो, जी सर, तो बेटा माही जो नदी बनती है, ओके सर, इस माही नदी के मैदानी भाग में बेटा मैं कह रहा हूं आपसे ये 3 मैदान याद रख लेना, ये तुम्हारे जैसे एग्जाम के अंतर्गत कई बार पूछे जाते हैं। माही का जो मैदान है इसे मैं 3 भागों में बांट के पढ़ाता हूं आपको। एक तो ये रहा बेटा जिसे आप कहेंगे काठल का मैदान, और बेटा एक ये रहा जिसे आप कहेंगे मेरे भाइयों क्या? बागड़ का मैदान, और एक मैदानी भाग और जिसे आप कहेंगे क्या? 56 का मैदान। इस प्रकार से माही का जो मैदानी भाग है उसे 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक काठल, एक 56 और एक बागड़। बिल्कुल ठीक सर। तो एक तो मैदान कहलाएगा क्या? काठल का मैदान, ओके सर। और एक जो मैदान रहेगा बेटा ये वाला, इसे आप ध्यान देंगे, इसे बोलते हैं बेटा क्या? 56 का मैदान। क्या बोलते हैं बेटा? 56 का मैदान। और एक मैदान बनता है आपका यहां पे जिसे आप बोलेंगे बागड़ का मैदान। तो माही नदी के मैदानी भाग को 3 भागों में बांटते हैं। अब काठल का जो मैदान है बेटा ये रहेगा आपके प्रतापगढ़ में, और जो 56 का मैदान है भाई साहब, ये जो 56 का मैदान है बेटा ये रहेगा आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंतर्गत, ठीक है सर। और जो बागड़ का रहेगा बेटा ये मैदान रहेगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंतर्गत, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंतर्गत। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा? उसने हमसे पूछा लालाओ 56 का मैदान कहां पे है? तो उठाइए ना 56 और बताइए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो भाई साहब राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। बताइए
यहां तक कि आपको जितने मैंने क्वेश्चन कराए, अभी ये बताइए एक बार कमेंट करके कि भाई साहब यहां तक एकदम गजब समझ में आ रहा है ना। मैं हर एक क्वेश्चन का पूरा व्याख्यात्मक विवरण आपके सामने रख रहा हूं, सिर्फ एक रीजन कि इससे संबंधित अगर और क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के अंतर्गत आते हैं तो वो भी आपके बहुत ज्यादा संख्या में सही हो, जिससे आपका भी प्री बीएसटीसी का पेपर क्लियर हो और शिक्षक बनने का जो सपना देख रहे हैं वो भी आपका पूरा हो। निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? अब भाई सब चलते हैं, यहां राजस्थान का जी मैप बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर। और इसने कहा कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता, अभी देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है। बनास नदी जो है भाई साहब यहीं से निकलती है, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बिल्कुल निकलती है सर। ये कौन सी नदी है? ये बनास नदी है, बिल्कुल होता है सर। फिर दी है बेटा एक इसने बाणगंगा नदी, मेरे भाइयों बाणगंगा या कोटपुतली बहरोड से निकलती है, बिल्कुल निकलती है सर, इस प्रकार से बहती है। ये कौन सी नदी है? कोटपुतली बहरोड से निकलने वाली भाई साहब ये नदी हो गई बाणगंगा, बिल्कुल, तो इसका भी उद्गम अपने राजस्थान से है। और ये हो गई बनास नदी, इसका उद्गम जो है मेरे भाइयों ये आपके राजसमंद से है, ठीक है सर। फिर आपकी एक नदी है बांडी, ये मेरे भाइयों जो बांडी नदी है आपकी, जी सर बांडी, तो बेटा ये आपकी बांडी जो नदी रहेगी यहां आपके पाली से आएगी, जी सर। और लूणी की सहायक है आपकी कौन सी नदी? बांडी नदी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं कालीसिल, तो भाई साहब ये कालीसिल तो कहां से आती है? एमपी के अंतर्गत से आती है, जो भाई साहब किस किस के साथ मिलती है? आहू और कालीसिल आपको मालूम हो तो ये फिर चंबल के साथ आगे की ओर जाती हैं। तो भाई साहब ये आपकी नदी है जिसे आप कहेंगे कालीसिल, और भाई साहब इसकी एक सहायक नदी है जिसे आप कहेंगे आहू। तो बताइए ये तो कहां से आई? एमपी से, और ये किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। बाकी अपनी और नदियां कहां से आई थी? अपने राजस्थान से। तो भाई साहब राइट आंसर क्या रहेगा? कालीसिल रहेगा, नहीं है क्या? बिल्कुल बेटा। तो राजस्थान से जिसका उद्गम नहीं होता, बनास का अपने राजस्थान से होता है, मैं यहां लिख देता हूं राजसमंद से होता है। बाणगंगा नदी का जो उद्गम होता है बेटा वो कोटपुतली बहरोड से होता है, ठीक है सर। और बांडी नदी का जो उद्गम है मेरे भाइयों, बांडी का जो उद्गम होता है वो बेटा पाली से होता है। लेकिन जो काली सिंध नदी है बेटा ये इसका उद्गम कहां से होता है? एमपी से होता है। ओके क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? अब यार जब राजस्थान का आप मैप बनाते हो मेरे भाइयों, इस प्रकार से जब राजस्थान का आप मैप बनाते हो, जी सर, और राजस्थान के मैप के अंतर्गत जब मरुस्थल आप दर्शाते हो, इस प्रकार से जब आप मरुस्थल दर्शाते हो तो बताओ ये पूरा की पूरा एरिया डेजर्ट है? बिल्कुल है सर, ये डेजर्ट एरिया है। अब डेजर्ट एरिया में एक बात बताइए, सेंटर पॉइंट लगा के जब आप राजस्थान को 4 भागों में बांटेंगे, ये उत्तर और ये आपका दक्षिण, जी सर, और ये पश्चिम, और मेरे भाइयों ये पूरब, तो बताइए डेजर्ट एरिया जो है वो पूर्णतः कौन सी दिशा की तरफ आ रहा है? तो भाई साहब सबसे ज्यादा आता है पश्चिम की तरफ। किधर आता है? पश्चिम की तरफ। इसलिए राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो ध्यान रखना भाई साहब पश्चिम। इसीलिए बोलते हैं इसको उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हालांकि उत्तर में भी है लेकिन ज्यादा भाग किधर है? पश्चिम में। पश्चिम की तरफ क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले भी पाए जाते हैं, इसलिए बेटा इसका एक दिशा अगर हमको डिसाइड करनी होगी तो वो क्या करनी होगी बेटा? पश्चिम करनी होगी, जी सर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहां पाया जाता है? तो बेटा जब आप इस प्रकार से राजस्थान बनाते हो, जी सर, तो बेटा आप इस कर्क रेखा से नीचे का जो भाग है, कर्क रेखा से लेके और मेरे भाइयों आपका ये भूमध्य और मकर, तो ये तो आपकी मकर रेखा हो गई, जी सर, और ये हो गई आपकी भूमध्य और ये हो गई कर्क। और बताइए इनके बीच के भाग को, अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को अपन क्या कहते हैं? जोन या कटबंध। क्या कहते हैं? जोन या कटबंध। और यहां से लेके यहां तक के भाग को कहते हैं क्या? उष्ण कटबंध। तो यहां पे आपके राजस्थान के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये आपका एक जिला जिसे आप कहेंगे डूंगरपुर, और ये एक जिला जिसे आप कहेंगे बांसवाड़ा। तो यहां पाई जाने वाली वनस्पति को बताइए क्या मैं उष्ण कटिबंधीय नहीं कह सकता? अरे सर गजब, इसीलिए भाई साहब इस वनस्पति को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। तो बताइए राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय जो वन पाए जाएंगे भाई साहब वो कहां पाए जाएंगे? 2 जिले में, जिनमें एक रहेगा आपका बांसवाड़ा और एक रहेगा डूंगरपुर। चीजों को अगर अच्छे तरीके से समझा जाए तो बेटा टफ नहीं है, ये मेरा मानना है, बिल्कुल टफ नहीं है, इजी गोइंग आंसर निकलेंगे आपके, जी सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? अब भाई साहब ये देखो क्वेश्चन कब आया है? 2024। इसका मतलब 23-24 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में खनिज के जो प्रकार थे, खनिज के प्रकार तब भाई साहब हुआ करते थे कितने? 79, ध्यान रखना। लेकिन अभी अगर मैं वर्तमान में बात करूं 2025 के अनुसार भाई साहब राजस्थान में खनिज के टाइप 2025 के अनुसार, तो अभी ध्यान रखना बेटा जो खनिज के प्रकार हैं वर्तमान में बेटा वो हो चुके हैं 81। कितने हो चुके बेटा? 81 हो चुके हैं।
तो ये क्वेश्चन तो उस आधार पे आया, इसलिए मैं इसका आंसर क्या बता रहा हूं 79। बाकी वर्तमान में राजस्थान में जो खनिज हैं वो 81 प्रकार के पाए जाते हैं, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। बेटा ये ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है सर। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो ये रहा, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो बेटा राजस्थान की सबसे पहली नहर सिंचाई परियोजना बेटा ये है, आइए जिसको मैं यहां पे बताता हूं बेटा आपको। आपकी एक नदी यहां से जो जाती है मेरे भाइयों, उस नदी का नाम है सतलज। कौन सी नदी भाई साहब? ये है आपकी सतलज नदी, ठीक है? और सतलज नदी से आप एक नहर निकाल के लाए हो यहाँ पंजाब से। जी सर। और पंजाब से जो नहर आती है आपके श्री गंगानगर के लिए आती है ये, जिसका नाम है मेरे भाइयों गंग नहर। क्या नाम है? गंग नहर। और ये आती है श्री गंगानगर के लिए, और श्री गंगानगर के उस स्थान का नाम है मेरे भाइयों हुसैनी वाला। कौन सा है? श्री गंगानगर का, एक मिनट रुकिए बेटा, पंजाब के हुसैनी वाला से आती है। जी सर। और श्री गंगानगर के कहां तक रहेगी? शिवपुर तक रहेगी बेटा। तो ये श्री गंगानगर के कहां तक आती है? शिवपुर तक आती है, और इसे कहते हैं गंग नहर। कितने किलोमीटर लंबी है बेटा? 129 किलोमीटर लंबी है। और ये बेटा आपके पूरे विश्व की, ये भाई साहब विश्व की प्रथम पक्की नहर मानी जाती है। तो ये विश्व की प्रथम पक्की नहर मानी जाती है। इसका निर्माण कार्य 1922 से शुरू हुआ और 1927 में कंप्लीट हुआ। तो भाई साहब यहां पे ध्यान रखना, गंगा नहर परियोजना नहीं, ये गलती से टाइप हो गया भाई साहब, गंग नहर परियोजना है। कौन सी है बेटा? गंग नहर परियोजना आती है। तो राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो गंग नहर परियोजना को माना जाता है। ओके सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। तो फिर एक बार और आपको बताना चाहूंगा, जो भी नए बच्चे अपन से जुड़े हैं, कि बीएसटीसी की तैयारी के लिए भाई साहब जितने ज्यादा आप अभी इतनी छात्र संख्या में जुड़े हुए हैं और मेरे क्वेश्चनों को देख रहे हैं कि 2024-25 में आए हुए आपके बीएसटीसी के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो मैं ये कहता हूं यार, बाद में देखने से क्या होगा मेरे भाइयों, पहले इसी टाइप के क्वेश्चन आप निकाल लीजिए अपनी एग्जाम से पहले। और उसके लिए भाई साहब बीएसटीसी के अंतर्गत अपन प्रवेश पूर्व परीक्षा से पहले अपन ने तैयार किए हैं भाई साहब आपके लिए क्या 10 मॉडल प्रश्न पत्र और विद ओएमआर सीट सहित तैयार किए, जिससे आपकी कोई भी गलती हो तो परीक्षा से पहले ही हो, और उसमें भी इनको लगातार प्रयास करते 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 उनमें सुधार किया जा सकता है। और भाई साहब मात्र आपके 199 रुपए में बीएसटीसी के 10 मॉडल पेपर हैं मेरे भाइयों। अपनी तैयारी को मजबूत और सुदृढ़ और जबरदस्त और एक ही बार में प्री बीएसटीसी का पेपर पास करने के लिए इसी प्रकार से तैयार किया जा सकता है अपने आप को, जिससे पेपर की भाई साहब पेपर में एक ही बार क्रैक कर दे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसकी हमने तैयारी पहले से की है। तो भाई साहब ये है आपका पूरा की पूरा बीएसटीसी का 10 मॉड्यूल भाई साहब आपके प्रश्न पत्र, जिसमें रीजनिंग, आपकी शिक्षक अभिरुचि, जीके का पोर्शन, लैंग्वेज का पोर्शन, किस प्रकार का पेपर का पैटर्न होता है, वो सब आपको यहां से मिलेगा। बिल्कुल, तो देर ना करें मेरे भाइयों किसी भी प्रकार की। चलिए अगला, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। तो भाई साहब राजस्थान जब आप बनाओगे, जी सर बन गया, और भाई साहब इसमें आप अरावली को देखने के लिए जाओगे, जी सर अरावली बन गई, ये लीजिए भाई साहब अरावली। ओके सर, ये कौन हो गई? अरावली। और अब अरावली को आप देखेंगे कि अरावली की स्थिति किधर से किधर है। तो भाई साहब ऐसे 4 भागों में बांट दो ना, कौन मना कर रहा है आपसे? ये उत्तर साइड हो गई, ये दक्षिण साइड हो गई, ये पश्चिम हो गई, और ये पूरब हो गई। ओके सर, अब बताइए मेरे को, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब हो गई अरावली, ठीक है, या फिर उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम हो गई। तो भाई साहब दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब में तो है ही नहीं, तो बात गलत हो गई, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। उत्तर पूरब, ठीक है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, भाई साहब राइट आंसर हो गया बी। बिल्कुल बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बिल्कुल सही पहचान रहे हो, क्योंकि दक्षिण मध्य उत्तर से ये भी नहीं होगा, उत्तर पश्चिम ये भी नहीं होगा, बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, उस रेलवे स्टेशन का नाम है भवानी मंडी। क्या नाम है बेटा? भवानी मंडी, जो राजस्थान और किसके बीच में है? एमपी के बीच में है। जी सर। अगला, जनगणना मेरे भाइयों 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? बेटा ये बात किसके अकॉर्डिंग कर रहा है? 2011 के अकॉर्डिंग, 2019 के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा। 2019 के अकॉर्डिंग 10.60% है, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग था बेटा कितना? 11.26%। लेकिन नवीन डाटा के अकॉर्डिंग ध्यान रखना 2019 के अनुसार, 2019 के अनुसार पशुधन
2019 के अनुसार राजस्थान में जो पशुधन है वो भारत का कितना प्रतिशत है, तो 10.60% है। लेकिन ये 2011 के अनुसार कितना है, तो ध्यान रखना भाई साहब कितना, 11.26% है। ओके, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्म वाले लोग रहते हैं मेरे भाइयों। तो सुनो, सबसे ज्यादा धर्म वाले लोगों में पहले आता है हिंदू, जी सर, उसके बाद आता है बेटा मुस्लिम। कौन आता है, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और उसके बाद आता है बेटा सिख। हिंदू मुस्लिम और सिख। ओके सर, हिंदू मुस्लिम फिर सिख आता है। तो बताइए प्रथम नंबर तो किसका हो गया, हिंदू का। फिर राजस्थान में द्वितीय नंबर पे कौन है, मुस्लिम, और बेटा तृतीय नंबर पे कौन है, सिख। और यहां इसने कितने को पूछा है, तीसरे कोई टारगेट किया है, तो जैन नहीं, मुस्लिम नहीं, ईसाई नहीं, भाई साहब क्या रहेगा, सिख रहेगा। ये ध्यान रखना आपके धर्मावली के आधार पर। ओके सर, चलिए बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये रहा, बाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना ये माही की सहायक नहीं है, ये लूनी की नहीं है भाई साहब, ये कांतली की भी नहीं है, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। जब अपन साबरमती की सहायक नदियां पढ़ते हैं तो इसकी एक ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है कि वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे हमें मावा चाहिए, तो वैसे यहां पे नदी का नाम आता है जिसको आप कहते हैं वैतरक। बेटा से नदी का नाम आता है जिसे आप कहते हैं सेई, और है बेटा नदी का नाम आता है जिसे आप कहते हैं हतमती, और एक नदी और जिसे आप कहते हैं हरनब, और में से एक नदी का नाम आता है जिसे आप कहते हैं मेसवा, और मां से एक नदी आती है जिसे आप कहते हैं मानसी, और एक नदी और आती है जिसे आप कहते हैं माजम, और वा से एक नदी आती है जिसे आप कहते हैं वाकल। अब बताइए यहाँ पे कौन सी नदी को टारगेट किया इन्होंने, वाकल को। तो अगर आपको ये साबरमती की सहायक नदियों की ट्रिक याद होगी तो राइट आंसर क्या कर देंगे आप, साबरमती, नहीं है क्या। चलिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा वो ये रहा, राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि न्यूनतम साक्षरता के लिए मैंने कहा था लाला पढ़ लो, नहीं तो भैया जेसीबी चलाओगे, क्या चलाओगे, जेसीबी चलाओगे, ऐसा प्रताप कहता है। तो न्यूनतम साक्षरता सबसे कम रहेगी आपके जालौर में, सेकंड नंबर पे रहेगी सिरोही में बेटा, और थर्ड नंबर पे प्रताप से प्रतापगढ़ आ जाएगा, और बी से मेरे भाइयों बांसवाड़ा आ जाएगा। तो बताइए न्यूनतम साक्षरता कहां पे रहेगी, आपके जालौर के अंतर्गत, और जालौर ये रहा। और सर्वाधिक साक्षरता जो है वो आपके कोटा में है, फिर जयपुर में है, फिर झुंझुनू में है, और फिर सीकर में है। वो पहले ही मैं बता चुका हूं, ये डाटा कंप्लीट आपको, जी सर। फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है बेटा, बिल्कुल अन्न का भंडार अपन किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना श्रीगंगानगर जिले को, क्योंकि इधर की तरफ भाई साहब आपकी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ठीक होता है, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ठीक होता है इधर की तरफ। और ये जो उत्पादन होता है खाद्यान्न फसलों का बेटा, ये आपके घग्गर के मैदानी भाग में होता है, घग्गर जो नदी है उसके मैदानी भाग में, तो घग्गर के मैदानी भाग में, इसीलिए श्रीगंगानगर को भाई साहब राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, जी सर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई थी, तो मध्य से की गई थी, मध्य का मतलब सेंटर पॉइंट नहीं, अजमेर से की गई थी, बिल्कुल ठीक सर। तो भारत की आपकी प्रथम राजस्थान की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों कहां से शुरू की गई थी, अजमेर से शुरू की गई थी। अब तो हालांकि ये कई जगह से शुरू की जा चुकी है, जयपुर से भी हो चुकी है, इधर जोधपुर से भी हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले कहां से हुई थी, अजमेर से। चलिए गुरुजी अगला, राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है। अब सुनना भाई साहब, इस क्वेश्चन को तो यहां डिटेल से बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप तो गलती कर देंगे कि कौन सी नदी यमुना में मिलती है। अब भाई साहब सबसे पहले तो यमुना बता देते हैं आपके लिए, राजस्थान से बाहर से बहती है ये आपकी कौन सी नदी, यमुना। चलो ये तो मैंने यमुना नदी लिख ली, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले दी है बाणगंगा, तो भाई साहब यहां पे ध्यान देंगे आप, बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड से निकलती है, ये कोटपुतली बहरोड से, और इस प्रकार से जाकर मिलती है किसमें, यमुना में। ये कौन सी नदी है मेरे भाइयों, बाणगंगा। तो सर ये तो आंसर ही हो गया, फिर भी देख लेते हैं। एक जवाई है, जवाई आपकी जो नदी है ये लूनी के साथ मिलती है, बिल्कुल ठीक सर। तो जवाई तो मिलती है किसके साथ, लूनी के साथ, तो यमुना में तो कोई मैटर नहीं। और एक माही है, तो माही आप कई बार देख ही चुके हो, ये माही नदी है, जी सर। तो भाई साहब इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बाणगंगा मिली जाके, बिल्कुल मिली, तो राइट आंसर बाणगंगा। कि राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है, तो बाणगंगा, ध्यान रखेंगे आप ये वाली बात, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं, तो सुनना भाई साहब, सर्वाधिक जो पर्यटक है, जैसे यहां पे ये क्वेश्चन 2023 में आया है,
कब आया है? 2023 में। तो 2023 में हमारे राजस्थान में बेटा सर्वाधिक जो पर्यटक आते थे, तो मैं नहीं पता बेटा वो कहां से आते थे, वो फ्रांस से आते थे। अब मेरे भाइयों वर्तमान की बात करता हूं आपके लिए। अब वर्तमान राजस्थान में अगर आपको अब पूछा जाए कि वर्तमान राजस्थान में भाई साहब सर्वाधिक पर्यटक, वर्तमान राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक मतलब कि 2025 के डाटा के अनुसार, तो ध्यान रखना वर्तमान राजस्थान में सर्वाधिक जो पर्यटक हैं मेरे भाइयों वो आपके कहां से आते हैं? तो वर्तमान राजस्थान के अंतर्गत जो सर्वाधिक पर्यटक आपके रहेंगे वो कहां से रहेंगे? तो भाई साहब पहले नंबर पे है अब यूएसए, ठीक है सर, दूसरे पे है यूके और तीसरे नंबर पे पहुंच गया आपका फ्रांस। लेकिन वो तो एज ए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ठीक रहेगा क्या? फ्रांस। लेकिन अगर आज में वर्तमान में इस क्वेश्चन को वापस से दे दूं आपके पेपर के अंतर्गत, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों ये आंसर अब रहेगा क्या? यूएसए। सबसे ज्यादा अब की बार हमारे यहां पे जो विदेशी पर्यटक आए वो कहां से आए? यूएसए से। ओके सर, ओके, देश दिया है ना इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। उससे पहले मेरे भाइयों आपके लिए ये जो भी बीएड वाले विद्यार्थी हैं या जो बीएड करना चाहते हैं, प्री बीएड से संबंधित, जैसे प्री बीएसटीसी होता है उसी प्रकार प्री बीएड से संबंधित पीटीईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम लेके आए हैं बेटा संपूर्ण स्टडी गाइड। इसका मतलब इस पूरी की पूरी किताब के अंतर्गत जो आपका प्री बीएड वाली ये किताब है, इसके अंतर्गत आपकी इससे संबंधित तैयारी को पूर्ण रूप में मेरे भाइयों कंटेंट के साथ उतारा गया है। इस किताब को लेने से मेरे भाइयों बाकी की आपकी किताबों को कोई खरीदने से मतलब नहीं है मेरे भाइयों। अकेली इस किताब के अंतर्गत पूरा परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पूरा कंटेंट को, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाया गया है। और ये उन विद्यार्थियों के लिए बेटा जो आपके बीएड करके मेरे भाइयों शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आना चाहते हैं, और ये जो बुक रहेगी मेरे भाइयों ऑफर प्राइस मात्र इसका 399 रहेगा, और कहीं से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जहां पे आप रह रहे हैं राजस्थान के सभी बुक स्टोर पर ये उपलब्ध है, और मेरे भाइयों वहां से भी आपको नहीं मिले तो लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन चैनल से आप इसे उपलब्ध कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रहे, 7 संभाग और पूरे 41 जिलों के अकॉर्डिंग मेरे भाइयों इसे आपका यहाँ पे जो कंटेंट है वो तैयार किया गया है। बड़ी मेहनत लगी है इसके लिए, तो आप अपनी तैयारी को सुदृढ़, मजबूत और पेपर को एक ही बार में क्रैक करने के लिए भाई साहब इससे अच्छा स्टडी गाइड आपके लिए कोई नहीं हो सकता मेरे भाइयों। चलिए सर, तो अगली जो बात आपकी आ रही है वो ये, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? अरे सर अब ये तो सिंपल है भाई साहब, किस में मनाया जाता है? बांसवाड़ा में मनाया जाता है। और ध्यान रखना बेटा कब मनाया जाता है? तो जनवरी में मनाया जाता है। चलिए ठीक है सर, तो माही जो महोत्सव बनता है वो बांसवाड़ा में कब बेटा? जनवरी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, काष्ठ जीवाश्म पार्क, मतलब काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। बेटा काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। ओके सर, इसका मतलब भाई साहब लकड़ी, काष्ठ का मतलब लकड़ी, और लकड़ी का मतलब मेरे भाइयों आपके प्राचीनतम जीवाश्म के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भाई साहब आपका ये कई बार आपने पढ़ा है क्या? आकल, जो कहां पड़ता है मेरे भाइयों? जैसलमेर में मेरे भाइयों। यहां 18 करोड़ वर्ष पूर्व प्राचीनतम वनस्पति के क्या देखने को मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं मेरे भाई। और वो कौन से समय के? तो जुरासिक काल के मेरे भाइयों, जो पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे। अगला, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो आपने बेटा एक जगह सुनी होगी मेरे भाइयों, पोखरण। जी सर, और ये जगह पड़ती है भाई साहब जैसलमेर के अंतर्गत। और इस जगह को भाई साहब इस जगह को बेटा भारत की परमाणु परीक्षण स्थली कहते हैं। जी सर, इस जगह को भारत की परमाणु परीक्षण क्या कहा जाता है बेटा? स्थली कहा जाता है। ओके सर, और भाई साहब यहाँ पे जो परमाणु परीक्षण हुए भाई साहब वो 2 बार हो चुके हैं अब तक, एक प्रथम बार और एक मेरे भाइयों सेकंड बार। जी सर, तो प्रथम बार कब हुआ था? ध्यान रखना भाई साहब 18 मई 1974 में हुआ था। ठीक है सर, और द्वितीय बार कब हुआ था सर? तो 11 व 13 मई 1998 में हुआ था। तो हमसे तो क्वेश्चन में केवल पूछा गया है कि प्रथम बार, तो प्रथम बार तो भैया 18 मई 1974 के अंतर्गत हुआ है। क्लियर है बेटा? प्रथम बार 18 मई 1974 के अंतर्गत हुआ है। ठीक है सर, ओके गुरुजी। अगला क्वेश्चन मेरे भाइयों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है? पहले ये जयपुर में हुआ करता था, फिर इसे बाद में शिफ्ट कर दिया गया कहां पे? बीकानेर के अंतर्गत। और इसकी जो स्थापना है ये भी ध्यान रखना 1960 के अंतर्गत है, तो ये बीकानेर के अंतर्गत रहेगा। जी सर।
अगला क्वेश्चन, दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं कहां स्थित हैं? तो देखो दोहरी का मतलब है बेटा इस प्रकार की पर्वतमालाएं, दोहरी का मतलब यह है, और इस प्रकार की दोहरी पर्वतमालाएं जो है या इनको आप कह सकते हैं अर्ध चंद्राकार, या इनको आप कह सकते हैं दोहरी तस्त्रीनुमा, दोहरी तस्त्रीनुमा। इस प्रकार की पर्वतमालाएं कहां पे पाई जाती हैं? तो मेरे भाइयों आपका जो उदयपुर शहर है इसके चारों ओर देखने को मिलती हैं, उदयपुर शहर इनके बीच में बसा हुआ है, इसलिए बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। चलिए लाडलो, अगली बात मेरे भाइयों, राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया? ये मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा है ये पूरा डेट याद रखना बेटा, 4 मार्च 1989 को दिया। और भाई साहब 4 मार्च 1989 को किस समिति की सिफारिश पर दिया? तो भाई साहब वो समिति है जिसे आप कहेंगे सर मोहम्मद यूनुस खान समिति। किसके आधार पर दिया बेटा? मोहम्मद यूनुस खान समिति के आधार पर। तो 4 मार्च 1989, ना कि 87, ना कि 91, ना कि 96, तो 4 मार्च 1989। ओके सर। नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेटा ये नारायण सागर जो बांध है मेरे भाइयों ये अजमेर के अंतर्गत स्थित है, और ध्यान रखना किस नदी पे है ये? तो बेटा खारी नदी पर है। किस नदी पर है? खारी नदी पर आता है आपका कौन सा? नारायण सागर बांध। और खारी नदी जो है ये किसकी सहायक है? तो ये भी ध्यान रखेंगे बेटा, ये नदी आपके बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है। बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है। ओके चलिए सर, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो बेटा जो टंगस्टन आप देख रहे हो बेटा ये सबसे ज्यादा निकलता है बेटा इस जगह से, जिसे हम कहते हैं डेंगाना नागौर। क्या कहते हैं? डेंगाना नागौर। इसके अलावा बेटा एक स्थान है जिसे हम कहते हैं नाना कराब। नाना कराब यहां से भी निकलता है, ये पाली में पड़ता है बेटा। और एक स्थान है बेटा आबू। क्या है? आबू। और एक स्थान का नाम है बेटा बालदा रेवदर। आबू और बालदा रेवदर। और ये स्थान पड़ेंगे आपके कहां पे? सिरोही। तो बेटा जो टंगस्टन आपका निकलता है वो डेंगाना नागौर, नाना कराब पाली और आबू या बालदा रेवदर। और ये मेरे भाई टंगस्टन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान रहेगा डेंगाना। तो ध्यान रखना बेटा। ओके सर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अड़ू नगरी। बेटा इस प्रकार के जब आप मीनिंग नहीं समझ पाओ तो इंग्लिश देख लिया करो। अड़ू नगरी का मतलब है बेटा आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। किससे बेटा? परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। और राजस्थान में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो आपका कहां पे लगा? रावत भाटा। और रावत भाटा कहां पड़ता है बेटा? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पड़ता है। तो ध्यान रखना राजस्थान में अड़ू नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध स्थल है वो रहेगा बेटा रावत भाटा। ओके, क्या रहेगा मेरे भाइयों? रावत भाटा। अगला जो भाई साहब क्वेश्चन है, किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो ये बेटा गजब के क्वेश्चन है। ये आप अरावली पढ़ते हो? जी सर। और इधर की तरफ आप पढ़ते हो एक पर्वतमाला और विंध्याचल? बिल्कुल पढ़ते हैं सर। तो भाई साहब ये तो आपकी पर्वतमाला हो गई कौन सी? अरावली। जी सर। तो ये तो आपकी अरावली पर्वतमाला। ओके सर। और बेटा ये हो गई आपके मेरे भाइयों विंध्याचल। ये कौन सी हो गई बेटा? विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है सर। अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में बेटा ये हो गया आपका, ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ओके सर। या हाड़ौती का पठार। बेटा जब कोई पठार यानी दो पर्वतमालाओं को जोड़ने का कार्य करता है, जब कोई पठार किसी दो पर्वतमालाओं को बेटा जोड़ने का कार्य करता है तो मेरे भाइयों उसे आपकी ज्योग्राफी के अंतर्गत मेरे भाइयों संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। अब बताइए यार जोड़ने का कार्य विंध्याचल और अरावली को कौन कर रहा है? दक्षिणी पूर्वी पठार। इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा क्या? पूर्वी पठार। तो बेटा ये आपके 23, 24 और 25 में जो प्री बीएसटीसी के अंतर्गत आए गए जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उनका पूरा व्याख्यात्मक हल आपको कराया। इस पैटर्न के आधार पे आपको बेटा प्री बीएसटीसी की तैयारी करनी है। तो मेरे भाइयों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे लेकिन फिर भी देखो तैयारी तो करनी पड़ती है। तो एक अच्छे तरीके के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, और अगर हमारे साथ भी आप डेली जुड़ोगे इस क्लासों के अंतर्गत तो आपको बहुत कुछ वैसे ही याद हो जाएगा मेरे भाइयों, क्योंकि जीरो से भाई साहब मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं और सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाते हैं मेरे भाइयों। तो इस जगह पे मैंने आज
जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए थे मेरे भाइयों प्री बीएसटीसी के अंतर्गत, उनका पूरा की पूरा यहाँ पे सुपड़ा साफ किया, जिससे आपको ये थोड़ी सी ताकत मिले कि हाँ क्वेश्चन ज्यादा खास नहीं है, नॉर्मल रहेंगे, हम एक अच्छी तैयारी करके भी प्री बीएसटीसी की परीक्षा को आराम से क्रैक कर सकते हैं। और उसके अलावा साथ हम लोगों का साथ आपको चाहिए, वो हम दे ही रहे हैं और आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो इसी सफलता में धीरे 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 इस सफलता को एक बड़ी सफलता में अपन सुनिश्चित कर पाएंगे। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं राजस्थान के पीवाईक्यू से संबंधित जितने भी विगत परीक्षाओं के अंतर्गत आपके पेपर हुए, अगर उनको आप एक ही जगह पे कंटेंट में चाहते हैं कि एक ही जगह सारे पीवाईक्यू हमें मिल जाए और वो भी टॉपिक वाइज मिल जाए, तो मेरे भाइयों लक्ष्य क्लासेस इस प्रकार के आपके लिए नवाचार हमेशा करता आया है और कर भी रहा है, क्योंकि आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें चुन चुन के तो हम दे रहे हैं। राजस्थान भूगोल के लिए अभी थोड़ा सा पेंडिंग रहना पड़ेगा आपको, अभी आई नहीं है, बाकी राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की राजव्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग, बेफिक्र रहिए। राजस्थान के जो पीवाईक्यू हैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित, इनको बहुत अच्छे व्याख्यात्मक विवरण के साथ मैं खुद बना रहा हूं, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देने वाला हूं। बाकी सभी आपकी सब्जेक्टों की पीवाईक्यू बुक है, लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आपके नजदीकी बुक स्टोर पर भी उपलब्ध है। और अगली बात मेरे भाइयों जो मैं लास्ट में सबसे कहता हूं, आज का सेशन आपको कैसा लगा? मैंने जो आपके पुराने बीएसटीसी के अंतर्गत आए हुए जितने भी प्रश्न थे उनका एक व्याख्यात्मक पूरा हल दिया आपके लिए, तो वो व्याख्यात्मक हल आपको कैसा लगा? और मेरे भाइयों कोई भी विद्यार्थी जो हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहता है, पीछे की तरफ क्यूआर कोड दिया हुआ है, उसे आप स्कैन कर हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी तैयारी को और हमारे साथ और मजबूत कर सकते हैं। तो बेटा ये सेशन के बाद देखने के बाद आप कमेंट जरूर करें कि सेशन कैसा रहा। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाइयों, जय माता दी, जय हिंद, जय जौहर, ऑल द बेस्ट।